फ्रेंड्स, एसी का टॉपिक हमारा चल रहा है और आज हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप जानते हैं इस 2020-21 के अंदर कोरोना की वजह से कुछ टॉपिक कम करे हैं, लेकिन एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी और वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो एसी जनरेटर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है, और ये क्या क्या काम आता है, कितनी तरह का होता है, तो सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट एसी जनरेटर करने से पहले, जैसे हमने ये कहा था, इससे पीछे वाला जब आपने चैप्टर पढ़ा था ईएमआई का, इससे पीछे वाला जो चैप्टर था हमारा क्या, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब किसी कॉइल का हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। इस फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस, करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या इंड्यूस्ड हुआ था? करंट इंड्यूस्ड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एसी में क्या करना है, करंट इंड्यूस्ड करना, ज़बरदस्ती करंट लेके आना है, ठीक है, तो उसे इंड्यूस्ड बोल देते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट को यहाँ पे एसी जनरेटर जो है वो एक तरह से क्या कन्वर्ट करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हालांकि ये कुछ जनरेट नहीं करता, ये सिंपली क्या है, कन्वर्टर है, कन्वर्ट करता है। उसके लिए मुझे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इस टॉपिक के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। इंड्यूस्ड करंट की क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन के लिए एक रूल है। जब तक वो रूल हम नहीं पता करेंगे तब तक हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। और एसी के अंदर आप जानते हैं, एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार नेगेटिव साइकिल, मीन्स डायरेक्शन एक बार जो आ रही है उससे अगली बार जो है जस्ट अपोजिट आएगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए, जैसे आपने पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसके अंदर जो डायरेक्शन देता है वो देता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसके लिए जो डायरेक्शन बताएगा इंड्यूस्ड करंट की वो बताएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है? क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा हुआ है इस तरह से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की डायरेक्शन देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। राइट हैंड रूल के अंदर हमें क्या करना है? इस तरह से स्ट्रेच करना है। अपने राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच कर लो, समझ गए होंगे, घुमा लो कैसे, ठीक है। फर्स्ट फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, बात वो की वो है। थंब है मोशन, कि कॉइल किधर मूव कर रही है, क्या मोशन के अंदर कॉइल किधर मूव कर रही है, ठीक है, वो चाहिए। और ये करंट की डायरेक्शन देगा इंड्यूस्ड करंट की। जो सेंट्रल फिंगर हो किसकी डायरेक्शन बताएगा? इंड्यूस्ड करंट। बेहद सिंपल सी बात है, पहले बताया था, इस पे लिख देना फादर, मदर, चाइल्ड, ठीक है। मोशन की डायरेक्शन मीन फोर्स की डायरेक्शन या मोशन कह दो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, और ये इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। राइट हैंड रूल यूज करना है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हाँ, फोर्स की डायरेक्शन के लिए यूज किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड को भूल जाओ फिलहाल, ठीक है। हमें यूज करना है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच
फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड thumb of your right hand mutually perpendicular to each other। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, समझ गए। सच दैट फर्स्ट फिंगर points in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। पहली फिंगर को आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जाना है, ये समझ लो। ठीक है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ motion, then central finger indicates direction of induced current, ये आएगा। ठीक है, आसान सी बात हो गई। इस तरह से ये आप नोट कर लेंगे। जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन सेंट्रल फिंगर देगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, समझ गए होंगे। और मोशन कैसे देखना है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखनी है, इस तरह से कैसे लगाएंगे। जैसे सपोज ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड क्या, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड। या मैं ऐसे लूं, ऐसे ले लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन होती है, तो पैरेलल लाइन से हम डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर होता है तो आप जानते हैं, जैसे क्रॉस से या डॉट से। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इसके अंदर मान लो ये कोई कॉइल रखी है, सपोज ये रेक्टेंगुलर कॉइल मान ली मैंने, क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल। जैसे ये कॉइल मान लो, ये कॉइल यहाँ रखी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इसको रोटेट कराओ, ऐसे क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। तो ये जो साइड है, मान लो मैं ए बी नाम दूं और इसको मैं सी डी नाम दूं, तो जो ए बी है, देखो ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये क्या हो गई, डी हो गई। अब ये रोटेट कर रही है तो ऐसे आ रही है ना, तो ये तो जो ए बी है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है, देखो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, या कोई बड़ा सा हम कोई चीज़ लें, उससे समझें। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉइल से समझना पड़ेगा हमें। मेरे पास यहाँ कोई नोटबुक वगैरह है नहीं। जैसे ये है, ऐसे लिया, ये कोई कॉइल है, जैसे कॉइल मान लो, इसको इस तरह से लपेट दी। पॉइंट ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया और डी मान लिया। अब ये कॉइल इसके अंदर ऐसे रखी है और ये इस तरह से रोटेट कर रही है, समझना, ऐसे रोटेट कर रही है, हो गई ना रोटेशन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो जो ए बी है वो कहाँ मूव कर रही है, आपकी तरफ, हमारी तरफ मूव कर रही है, देखो। और जो सी डी है वो कहाँ मूव कर रही है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है। तो इसका जो मोशन हो गया ए बी का, वो कहाँ हो गया, बाहर की तरफ हो गया। थंब ले लो बाहर की तरफ, ऐसे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब, करंट देखो फिंगर कहाँ जा रही है, ऊपर ना। इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ए से बी हो गई। ठीक है, इसी तरह से सी डी के अंदर देखो,
ये जो सी डी है ये कहाँ मूव कर रही है, अंदर की तरफ, तो इसका मोशन कहाँ हो गया, इनवर्ड, ये मोशन इनवर्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड सेम थी, देखो सेंट्रल फिंगर कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ। ऐसे हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये ध्यान रहेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको क्लियर हुआ होगा कि जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो हमें डायरेक्शन बताएगा किसकी, इंड्यूस्ड करंट की, किसकी, इंड्यूस्ड करंट की। अब हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, किस पे, एसी जनरेटर पे। किस पे, एसी जनरेटर, क्योंकि एसी जनरेटर के अंदर इसका बेहद अहम रोल है, किसका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये आप समझे। अब चलते हैं एसी जनरेटर। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट इज ए डिवाइस, इसमें एक लाइन लिखोगे, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy. It is a device which converts मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को हम एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो कन्वर्टर हुआ, जनरेटर तो हुआ ही नहीं, जनरेट कहाँ किया, नथिंग इज जनरेटेड। तो क्या, द वर्ड जनरेटर इज ए मिसनोमर। ठीक है, गलती से लग गया, मिसनोमर का मतलब जनरेटर गलती से लग गया वर्ड। सिंपली इट इज कन्वर्टर। क्या है ये, कन्वर्टर है। सिंपली इट इज कन्वर्टर, कन्वर्टर है ना कि कोई जनरेटर है। प्रिंसिपल क्या है इसका, सिद्धांत, प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ EMI। इट्स वर्किंग is based upon the principle of EMI। EMI क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हो सकता है आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लिख देना यहाँ पे, नहीं पता हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, कि ज़रूरी नहीं है, इतना ही काम चल जाएगा हमारा। एक नंबर में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये होता है कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। क्या, कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है वो ध्यान से समझना। इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम आते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, जैसे ये लिया,
एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस तरह से इसके ऊपर लपेट दी हमने, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं। आर्मेचर कॉइल कहते हैं इसको। A B C D आर्मेचर कॉइल है, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम इसको लपेट देते हैं। सिंपल सा डायग्राम बनाना। ठीक है, इसके ऊपर हमने लपेट दिया, जैसे ये लिया ना मटेरियल, ये लिया और उसके ऊपर ABCD जो आर्मेचर कॉइल है उसको लपेट दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंड A है ये जुड़ा हुआ है कार्बन ब्रश B1 से। ये जो एंड A है वो कार्बन ब्रश B1 से जुड़ा हुआ है, और जो एंड D है ये इसके बीच में से आता हुआ कार्बन ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है। इन्हें बोलते हैं स्लिप रिंग्स। ये रिंग है R1, ये स्लिप रिंग है R2। एक्सटर्नल सर्किट हो गया ये। लोड रेजिस्टेंस के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ से आप आउटपुट लोगे। R क्या है? लोड रेजिस्टेंस, जहाँ से हम आउटपुट AC लेंगे, आउटपुट AC हमें मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, ये हमने लगा दिया। ठीक है, तो आपके पास हालांकि कंस्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे। पहला है आर्मेचर कॉइल, ABCD बी द आर्मेचर कॉइल। दूसरा है मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर द magnetic poles through which magnetic field is given। तीसरा है स्लिप रिंग्स, R1 and R2 are the slip rings। कार्बन ब्रशेज, B1 and B2 are the carbon brushes through which a load resistance RL is connected, from which we get आउटपुट, जहाँ से हम क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसको आप लिख लेंगे। ठीक है,
ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। एग्जाम में हालांकि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप इसको लिख लेंगे समझने के लिए कि ये चीज़ें अपने पास हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। अब इसकी वर्किंग पे चलते हैं। तो क्या हुआ, एसी जनरेटर, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और प्रिंसिपल क्या है इसका, ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर कॉइल है, हो गई ABCD, मैग्नेटिक पोल्स हो गए नॉर्थ और साउथ, स्लिप रिंग्स हो गई R1 R2 और कार्बन ब्रशेज हो गए B1 B2। सिंपल सी बातें। वर्किंग पे आओ। वर्किंग क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और इसके अबाउट जो कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है। ठीक है, तो मान लिया लेट द आर्मेचर कॉइल rotates in anti-clockwise direction, in anti-clockwise डायरेक्शन। देखो मैं बोल बोल करके लिख रहा हूँ, कोई वर्ड समझ ना आए तो मैं बोलूँ तो उसको ध्यान से समझ लेना। हो सकता है राइटिंग के अंदर कोई चीज़ रह जाए। जैसे एक ने लिखा था कमेंट के अंदर कि सर थोड़े से लेटर्स बड़े लिखो, तो आज मैंने कोशिश करी है थोड़े लेटर्स बड़े लिखने की भी। और क्या है कि इतना आप मतलब मैं बोलता हूँ तो वहाँ पे मैं मतलब बोल करके ही लिखूँगा, ये कन्फर्म है। तो वहाँ से आप थोड़ा सा सुन भी लें ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद उसी चीज़ को मैं लिखूँगा। ठीक है, तो आर्मेचर कॉइल मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है। अब समझ लो, ये आर्मेचर कॉइल है, ये है ABCD आर्मेचर कॉइल है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है। तो ये हो गई A, ये हो गई B, ये हो गया C और ये D। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आएगा, देखो ऐसे आ रहा है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो AB कहाँ मूव कर रही है, बाहर, और CD कहाँ मूव कर रही है, अंदर। कर रही है नहीं कर रही? ठीक है, सो आर्म AB मूव्स, तो वर्किंग के अंदर क्या है, मान लेते हैं कि जो आर्मेचर कॉइल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जो आर्म AB है वो कहाँ मूव करेगी, आपकी बाहर। आर्म CD है वो कहाँ करेगी, अंदर। तो देखो आर्म AB बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो मोशन ये हो गया ना बाहर की तरफ, ये मोशन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इंड्यूस्ड करंट कहाँ गया, देखो A से B, A से B, तो इंड्यूस्ड करंट हो गया AB के अंदर A से B। ठीक है, CD के अंदर देखो, CD कहाँ जा रही है, अंदर। बताया ना मैंने, अभी एग्जांपल लिया था, CD अंदर जा रही है, तो ये मोशन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इंड्यूस्ड करंट CD के अंदर कहाँ गया, C से D नीचे, और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर इस तरह से घूमता हुआ कहाँ से कहाँ जाएगा, B2 से B1। ठीक है, तो आर्म AB मूव्स आउटवर्ड और आर्म CD मूव्स इनवर्ड। ठीक है, तो जब कॉइल रोटेट कर रही है तो इसका जो एरिया है, देखो इस तरह से रखी हुई है, मैग्नेटिक पोल्स ऐसे हैं, फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा जा रही है, रोटेट कर रही है, इसके सामने का एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर BA cos थीटा। एरिया चेंज, फ्लक्स चेंज, एरिया चेंज, एरिया चेंज,
फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स चेंज तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो यहां से अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in arm AB is from A to B and in arm CD from C to D। यही है ना, A से B और C से D। एंड सो इन एक्सटर्नल सर्किट the induced direction of induced current is from B2 to B1। कहाँ से कहाँ हो जाएगी, B2 से B1। ठीक है, इतना आप लिख लो, इसको इतना आप लिख लो। अब आगे इसका सेकंड स्टेप समझो, काफी बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका सेकंड स्टेप समझो। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, कॉइल को मैंने यहां से रोटेट करना शुरू किया था। ठीक है, आर्म ए बी मेरी ये है और सी डी ये है, आधा रोटेशन कंप्लीट कर दिया। देखो ये ए है तो ये ए है, तो ये ए ही तो है, ये बी है तो ये बी है, ये बी ए बी, और यहाँ पे क्या लिख रखा है डी, ये डी हो गया और ये सी हो गया। देखो पहले तो ऐसे रखी थी, कहा था आधा रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ए बी किधर चली गई, इधर, और सी डी कहाँ गई, इधर। हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो सी डी इधर आ जाएगी, ए बी उधर चली जाएगी आधे रोटेशन के बाद। तो क्या लिखोगे, आफ्टर द हाफ रोटेशन after the half rotation CD is at front and AB is at back, पीछे चली गई। अब समझना, मैं डायग्राम दूसरा आपको दूसरा बनाना है, मैं इसी में बना रहा हूं। ये डायग्राम आपको दूसरा बनाना है, ठीक है। ये ए बी इधर आ गई, ए बी इधर आ गई, सी डी इधर चली गई, ये हो गया ना, सॉरी, ए बी इधर आ गई, ए बी और सी डी इधर आ गई, आधे रोटेशन के बाद ऐसा होगा। तो सी डी का मूव करेगी, सो सी डी मूव्स, आर्म सी डी मूव्स आउटवर्ड, क्योंकि रोटेशन तो वही है एंटी क्लॉकवाइज, एंड आर्म ए बी मूव्स किधर, इनवर्ड। उल्टा हो गया, ये भार एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन वही है एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन वही है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अब की बार ये चेंज हुआ, ए बी इधर आ गई, ए बी इधर आ गई, सी डी इधर आ गई। अब ये कहाँ मूव करेगी, बाहर, ये कहाँ मूव करेगी, अंदर, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट लगाओ, ये बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इंड्यूस्ड करंट डी से सी। और ये स्लिप रिंग्स के कारण, ये भी ध्यान से सुन लो, आपकी जो सी डी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, इसके अंदर से जा कर के सी डी आपकी इससे R2 से चेंज हो रही, स्टार्ट हो रही थी। थोड़ा सा डायग्राम में ये भी चेंज आएगा, ये R2 से जा कर के,
और आपकी जो ए बी है वो R1 पे। ठीक है, तो कार्बन ब्रशेज हो गई, ये आपकी आ गई R1 है, ये B1 हो गई, और ये आपकी B2, यहीं लगा दो B1 तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करके R1 ही है, B1 है, ये आपकी B2 है। ठीक है, ऐसा हो गया, हो गया। ये अंदर की तरफ जा रही है, ये अंदर, तो इंड्यूस्ड करंट कहाँ गया? नीचे, और ये चला जाएगा B1 से B2, उल्टा हो गया। A से B और C से D था तो B2 से B1 था, अब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो B1 से B2। तो क्या यहाँ पे क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन आर्म AB फ्रॉम B to A and in arm CD from D to C and in external circuit from B1 से B2। तो एक आपको पॉजिटिव साइकिल मिला और एक आपको नेगेटिव साइकिल मिल गया। ठीक है, एक आपको पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा और एक आपको नेगेटिव साइकिल मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी वर्किंग थी। इसके अंदर थोड़ी बहुत बातें और बची हैं थ्योरी के अंदर, वो और देख लो। थ्योरी एंड वर्किंग एक ही चीज है। मान लेता हूं n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। a क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। b क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एक ही बात है। तो अपना फॉर्मूला होता है फाई का, क्या आ जाएगा? एन बी या बी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। तो मुझे इंड्यूस्ड करंट चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए अपने को? इंड्यूस्ड करंट चाहिए। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या करेंगे? R इसका रेजिस्टेंस भी मान लो। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है अपना E बराबर -n डी फाई अपॉन डी टी। कौन सा लो है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ EMI। फैराडेज लॉ ऑफ EMI से इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है अपना क्या? -n डी फाई अपॉन डी टी। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेना। ये R1 है, इसको आप यहाँ तक नोट कर लेना। इसके बाद हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी फाइंड आउट करेंगे, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपके सामने है, और क्या है? E बराबर -n डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू भी रख दी मैंने, क्योंकि बी ए कॉस थीटा है। यहाँ पे क्या है? बी ए कॉस थीटा। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी। तो थीटा बराबर हो गया अपना क्या? ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा टी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो फाई की वैल्यू पुट करूँगा। फाई की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है? पुट करनी है। करो। तो फाई की वैल्यू पुट करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया -n
d/dt बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। अब इसको सोल्व करो, माइनस एन बी ए बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा सभी जानते हो, माइनस साइन थीटा साइन ओमेगा टी, एंगल का डिफ्रेंशिएशन करोगे मल्टीप्लाई इंटू ओमेगा, माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इफ साइन ओमेगा टी बराबर 1 तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा मैक्सिमम। तो ई नॉट की वैल्यू आ गई एन बी ए ओमेगा, आ गई या नहीं आ गई, 1 हो गई। तो ई किसके बराबर हो गया, ई नॉट, तो ई बराबर आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। स्टार्टिंग के अंदर जब हमने एसी शुरू किया था वहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, जब हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा था। और इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए क्या करो, इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए क्या करो, इंड्यूस्ड करंट I बराबर E बाई आर, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और ये आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। आ गया नहीं आ गया, साइन वेव आ गई, बना दो। टी है, t/2 है, t/4 है, 3t/4 है, आई बराबर आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, सिंगल फेज एसी जनरेटर इसको हम कहते हैं, क्या, सिंगल फेज एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, दूसरा है 2 फेज एसी जनरेटर, इसी के अंदर है, कोई खास बात नहीं है। 2 फेज एसी जनरेटर, देयर आर 2 आर्मेचर coils held at 90 डिग्री टू ईच अदर। कितनी है, 2 आर्मेचर coils हैं इसके अंदर। जैसे एक आर्मेचर कॉइल ये हो गई और एक ये हो गई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक का ये हो गया और एक का 90 डिग्री पे लेना है, तो 90 डिग्री के ऊपर यहाँ से ले लो। ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर 2 आर्मेचर कॉइल्स हैं, यहाँ से ले तो यहाँ से ले लेना, यहाँ ये बना दो, जैसे यहाँ पे, चाहे इसको यहाँ पे बना दो, इसको ऐसे ये लो, ये बना दो, यहाँ से ये भी बना सकते हैं। ठीक है, या ये नीचे लेके आओगे तो आती है, तो यहीं पे जुड़नी है। 3 फेज एसी जनरेटर हो तो 3 फेज एसी जनरेटर हो तो 3 आर्मेचर कॉइल्स हैं, 180 को 3 से डिवाइड कर दो, 60 डिग्री आएगा। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये 60, ये 120। यूजित सुन लो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे विंड पावर प्लांट पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक एसी जनरेटर था और आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपने 10th के अंदर भी इसको पढ़ा होगा।
और डीसी जनरेटर, डीसी डायनेमो ये अपने सिलेबस में सीबीएसई में है नहीं, ठीक है। ये पहले भी नहीं थे, ऐसी बात नहीं है अब की बारी हटाए, पहले भी नहीं थे और ज़रूरत भी नहीं है हमें इनकी। कंपटीशन के अंदर भी शायद नहीं होंगे, बाकी होंगे तो एक बार देख लेंगे। तो ये एसी जनरेटर, इसको पढ़ो और इसके नोट्स अच्छे से बना लेना। थैंक यू।